एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 8 ऑफ बीएनएसएस से अपना लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन नंबर 8 बीएनएसएस टॉक्स अबाउट रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन नंबर 111 में कुछ डेफिनेशंस बताई हुई है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की, आइडेंटिफाइंग की, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्रेसिंग क्या होता है। अभी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के बारे में हम लोगों ने जस्ट ऊपर वाले सेक्शन में पढ़ा था, बट उसकी डेफिनेशन क्या है वो हम अभी इस सेक्शन में पढ़ेंगे। क्लॉज ए सेज मीन्स एनी कंट्री। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब है कोई भी ऐसी कंट्री या फिर कोई ऐसी जगह जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया सिचुएटेड है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके साथ कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करके रखे हैं, जैसे अभी हमने ऊपर वाले सेक्शन में पढ़ा था कि वहां पर अगर समन्स या वारंट एग्जीक्यूट करवाने हैं तो किस तरीके से होगा। तो ऐसे ही होता है, एक ट्रीटी या कॉन्ट्रैक्ट टाइप का हो जाता है उस गवर्नमेंट के साथ, वहां की गवर्नमेंट के साथ, एनी जो भी कंट्री बाहर इंडिया की सिचुएटेड है जहां पे कहीं भी हमें ऐसा मतलब करवाने की जरूरत पड़ सकती है, तो एक ट्रीटी टाइप की होती है, उसी से जो है सारी चीजें चलती है। तो यही कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग includes establishment of a proof that the property was derived from। establishment का मतलब है मतलब स्थापित कर देना कि हाँ मतलब ये प्रूफ कर देना कि प्रॉपर्टी कहाँ से डिराइव हुई, कहाँ से मिली है, और ये यूज करी गई थी या नहीं करी गई थी ऑफेंस के कमीशन में। ठीक है, उसका मतलब है आइडेंटिफाइड। देन सी में क्या बताया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के बारे में। सो मीन्स एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड, जो कि प्रॉपर्टी डिराइव्ड हुई है, मिली है, और ओब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी। कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे थे उसकी वजह से वो प्रॉपर्टी डिराइव हुई है। जैसे मान लो चोरी कर रहे थे तो कोई ज्वेलरी वगैरह चोरी कर रही, तो वो वो जो ज्वेलरी है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम हो गया, है ना। इंक्लूडिंग क्राइम इन्वॉल्विंग करेंसी ट्रांसफर, करेंसी ट्रांसफर का भी क्राइम जो है इसमें इंक्लूडेड, और द वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सारी चीजें। फिर उसके बाद डी में प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है कि प्रॉपर्टी क्या है। क्लॉज डी टॉक्स अबाउट प्रॉपर्टी। सो मीन्स प्रॉपर्टी एंड असेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। कोई भी प्रॉपर्टी या असेट हर डिस्क्रिप्शन के किसी के भी हो सकते हैं, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल, एंड डीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग टाइटल टू और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी और असेट्स डिराइव्ड और यूज्ड इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ये जो भी प्रॉपर्टी हम कह रहे हैं, मूवेबल, मूवेबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल, ये ऑफेंस की कमीशन में ऑफेंस करते वक्त इस्तेमाल करी गई, एंड इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड थ्रू, और इसमें वो भी प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है जो हमने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में, क्राइम करने के बाद जो भी ऑब्टेन हुई है, मिली है। ठीक है, देन उसके बाद ट्रेसिंग के बारे में बताया गया है। तो ट्रेसिंग का मतलब यहाँ पर है मीन्स डिटरमाइनिंग, डिटरमाइन मतलब डिसाइड करना, नेचर, सोर्स, डिस्पोजिशन, मूवमेंट और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्पोजिशन का मतलब होता है क्या क्या स्वभाव है उस प्रॉपर्टी का, ये सारी चीजें जो है ट्रेस करना, जिसे हम कह सकते हैं डिटरमाइन करना या डिसाइड करना प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ये था आपका। इससे ज्यादा डेफिनेशंस बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगी एग्जामिनेशन में। आप कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट याद कर सकते हैं, आइडेंटिफाइंग याद कर सकते हैं, और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम याद कर सकते हैं। ये तीनों कई बार मतलब रिपीटेडली पूछी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद 112 में आपको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में दिखेगा। एक्चुअली नॉट ओनली 112, 113 में भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में ही बात करी गई है। तो आज हम दोनों ही सेक्शंस कवर करेंगे। 112 में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कॉम्पिटेंट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कहाँ पर जा रहा है, एक ऐसी जगह पर विच इज नॉट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया जा रहा है, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। देखो, सबसेक्शन 1 says if in the course of an investigation into an offense an application is made by the investigating officer or any officer in rank to the investigating officer, ठीक है, सुपीरियर इन रैंक। तो एक एप्लीकेशन जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने या तो करी है, या फिर कोई ऐसा सुपीरियर रैंक वाला ऑफिसर है, उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताया है दैट एविडेंस में भी अवेलेबल, कि इसका जो ये जो क्राइम हुआ है इसका जो एविडेंस अवेलेबल होगा वो ऐसी कंट्री में है, किसी दूसरी कंट्री में है, या फिर किसी ऐसी जगह पर है विच इज नॉट इन इंडिया। एनी क्रिमिनल कोर्ट में इशू, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट एक लेटर मतलब एक रिक्वेस्ट का जैसे लेटर होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक रिक्वेस्ट करेंगे उस कंट्री से। क्या, अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी इन दैट कंट्री,
वहां पर उस कोर्ट में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे उनकी कंट्री में, या उनकी अथॉरिटी को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे, और प्लेस कॉम्पिटेंट टू डील विद सच रिक्वेस्ट। कोई भी जगह हो सकती है, या तो कोर्ट में भेज दो, या तो किसी अथॉरिटी के पास भेज दो उस कंट्री में, या फिर कोई ऐसी जगह जो कि कॉम्पिटेंट है, जो कि डील कर सकते हैं उस रिक्वेस्ट से, टू एग्जामिन ओरली एनी पर्सन सपोज टू बी एक्विंटेड विद द फैक्ट्स। किसी भी पर्सन को जो भी उससे लग रहा है कि उन फैक्ट्स से जुड़ा हुआ है, उस केस के फैक्ट से जुड़ा हुआ है, उसको कुछ पता है, उसको ओरली एग्जामिन करना है। कैसे करना है एग्जामिन? ओरली एग्जामिन करना है, एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, एंड टू रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट, और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है इन द कोर्स ऑफ सच एग्जामिनेशन। जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उसको रिकॉर्ड भी करोगे ना। एंड ऑल्सो टू रिक्वायर सच पर्सन और एनी अदर पर्सन टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, और वो ऐसा भी करा सकते हैं कि या तो उस पर्सन से कह देंगे कि आप जो है कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या थिंग को प्रोड्यूस करो, या फिर हो सकता है किसी दूसरे पर्सन से कह दे कि आपको जो है प्रोड्यूस करना। मान लीजिए वो पर्सन आया, उसने कहा कि मेरे पास इसका पोजेशन नहीं, किसी दूसरे इंसान के पास है, फिर वो दूसरे इंसान को बोलेंगे ऐसा करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट या थिंग को प्रोड्यूस करवाना है अगर तो, विच मे बी इन हिज पोजेशन पर्टेनिंग टू द केस, जो हो सकता है उसके पोजेशन में हो, एंड टू फॉरवर्ड ऑल द एविडेंस सो टेकन। अब ये सारे एविडेंस वो लेकर के अपने पास तो बैठेंगे नहीं भाई, उनको तो कोई काम नहीं ना। अब वो क्या करेंगे? ऑल द एविडेंस सो टेकन और कलेक्टेड और द ऑथेंटिसिटेड कॉपीज देयर ऑफ और द थिंग सो कलेक्टेड टू द कोर्ट इशूइंग सच लेटर। उस कोर्ट को भेज देंगे जिसने लेटर इशू किया है, यानी कि इंडिया में जिस भी कोर्ट ने किया होगा वहां पर वो भेज दिया जाएगा। ऑब्वियसली जो भी कुछ कलेक्ट करने को जो भी कुछ उन्होंने एग्जामिनेशन में रिकॉर्ड किया, जो भी कुछ उन्होंने कलेक्ट किया वहां से, वो सारी चीजें वो वहां पर भेज देंगे, इंडिया में कोर्ट को वापस भेज देंगे। ठीक है। देन द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उसी तरीके से ट्रांसमिट किया जाएगा जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल करके बताएगी, मतलब नोटिफिकेशन जैसे जो नोटिफिकेशन नहीं, जो स्पेसिफाई करेगी, जैसा कहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट उसी मैनर में होगा, वही फॉर्मेट होगा बेसिकली। ठीक। देन सबसेक्शन 3 सेज एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट और थिंग रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 1, जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज आप रिसीव कर रहे हो, शैल बी डीम्ड टू बी एविडेंस, तो उसको एविडेंस माना जाएगा, कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि इसको जो है इन्वेस्टिगेट करते हुए ये एविडेंसेस कलेक्ट की गए। भाई इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है? एविडेंस कलेक्ट करना। अब क्या अगर हमने किसी बाहर के देश से वो एविडेंस कलेक्ट कराया है तो क्या हम उसको एविडेंस नहीं बोलेंगे? ऑब्वियसली बोलेंगे, विच इज कॉल्ड एविडेंस। उसको एविडेंस ही माना जाएगा जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 112। अब सेक्शन 113 भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में बात करा, जैसा कि मैंने बताया। अब सेक्शन 113 क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। अब वहां से आया है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। देखो, upon receipt of a letter of request from a court or an authority in country or place outside India, उन्होंने letter of request भेजा है, competent to issue such letter in that country or place of examination for any person or production of any document or thing in relation to an offence under investigation in that country or place, the central government may, if it thinks fit, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगता है कि ये जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आया है सही लगता है, तो वो क्या करेंगे? फॉरवर्ड द सेम टू द सीजेएम। सीजेएम को फॉरवर्ड करेंगे। अथॉरिटी कौन कौन है ये याद कर लो, CJM या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, as he may appoint in this behalf, who shall thereupon summon the person before him and record his statement or cause the document or thing to be produced। वैसे ही प्रोसीजर हो रहा है जैसे कि ऊपर हो रहा था, जैसे कि वहां की कोर्ट में हो रहा था। अब यहाँ की कोर्ट में भी वैसे ही प्रोसीजर हो रहा है जब वहां से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आया है, दूसरी कंट्री से आया है। कौन कौन कर रहा है? सीजेएम कर रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो सीजेएम है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दोनों में से कोई भी कर सकता है। ठीक है, जो समन करेंगे उस पर्सन को और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, और या फिर अगर कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी मंगाना है तो वो उससे मंगा सकते। और क्या कर सकते हैं? पहली चीज तो ये, या क्या करेंगे? एक ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है, दोनों में से कोई भी तरीका यूज हो सकता है। सेंड द लेटर टू एनी पुलिस ऑफिसर, या फिर वो जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आया है बाहर से उसको भेज देंगे किसी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। हु शैल देयर अपॉन इन्वेस्टिगेट इनटू द ऑफेंस इन द सेम मैनर, जैसे कि वो ऑफेंस इंडिया में कमिट हुआ है उसी मैनर में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा जैसे कि वो ऑफेंस इंडिया में कमिट हुआ है, बाहर कमिट नहीं हुआ। ठीक है। सबसेक्शन 2 सेज all the evidence taken or collected under subsection 1 और authenticated copy, फिर ये वही कहेंगे कि वो उसको वहां पर ट्रांसमिट करना पड़ेगा जहां से आया है, बट ऑब्वियस है।
ठीक है। ऑफ द थिंग्स सो कलेक्टेड शैल बी फॉरवर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, जिसने भी किया है, मजिस्ट्रेट ने किया है, पुलिस ऑफिसर ने किया, एज द केस में भी, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे फॉर द ट्रांसमिशन टू द कोर्ट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसमिट करेगी, यहाँ पे आपकी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेंगे ये लोग, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर ट्रांसमिट करेगी टू द कोर्ट और द अथॉरिटी इशूइंग द लेटर। भाई जहां से आया था वहीं पे वापस भेजना है, इन सच मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डी फिट, जैसा कि उनको ठीक लगता है। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सेक्शन 113 तक ये दोनों सेक्शन लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।